ये सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मेघा, सोसाइटी में हम वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अमूमन हम पढ़ तो यही रहे हैं कि समाज को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। समाज की समस्याओं को समझने के लिए उनके भीतर व्याप्त उन किन संबंधों को हमें समझना है। यदि कोई आज गरीबी में है तो कारण क्या हो सकते हैं। वैज्ञानिक विचार तो कईयों के बहुत हैं और कॉमन सेंस की नॉलेज के बेस पर तो आप कुछ भी डिक्लेयर कर दें, लेकिन वैज्ञानिक कारण क्या है कि कोई गरीबी में क्यों है। महिलाओं पर यदि अत्याचार है तो क्यों है, उनका यदि एक पिछड़े वर्ग में गिनती हुई तो क्यों हुई। आदिवासियों के अधिकार चले जाने पर उनके जीवन में आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप में क्या अंतर पड़ता है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिक अप्रोच की आवश्यकता है। इसी तरह की वैज्ञानिक सोच हम में भी विकसित हो और हम विश्व भर में, खास तौर पर भारत में व्याप्त अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझ पाएँ, उसके लिए हम उन वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट, उन थिंकर्स के विचारों को समझ रहे हैं जिन्होंने गहन अध्ययन के माध्यम से, यानी कि डीप एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पर आपके सामने ब्यूटीफुल थ्योरीज रखी हैं, जिनके बेसिस पर वो एनालिसिस करते हैं और वो आज भी उतनी सत्य हैं जितनी तब सत्य हुआ करती थी। इसी के तहत हम दुर्खेम यानी कि एमिल दुर्खेम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका एक अध्याय हमने कल समाप्त किया था, एक आज शुरू करने जा रहे हैं। दुर्खेम के विषय में हमने यही बताया था कि इन्हें एक तरह से फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जा सकता है, क्योंकि 1913 में सही मायने में एक सब्जेक्ट के तौर पर सोशलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर पहले यही बने हैं। दुर्खेम एक ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। परिवार में तीन रब्बी रह चुके थे, 3 ज्यूइश टीचर्स, इनमें से चौथे ये बनाए जाने वाले थे। परिवार इन्हें रब्बी बनाना चाहता था, लेकिन इन्होंने एक सेकुलर अप्रोच डेवलप करने की बात की टुवर्ड्स द रिलीजन, और उसी बेसिस पर इनकी सारी की सारी थ्योरी डेवलप हुई। ये सोसाइटी का साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहते थे। उस एनालिसिस के तहत उन्होंने कुछ मेथडोलॉजी दी, और वो मेथडोलॉजी की कुछ फाउंडेशंस हैं, वो किन्हीं चीज़ पर बेस्ड हैं। हमने कल उसका चर्चा की, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टिक दीजिए। इतनी बात याद आ गई। दुर्खेम के कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमने कल पढ़ा था, वो मॉरल कोड था। मॉरल कोड महत्वपूर्ण था, हमने कल उसके विषय में समझा था। आज भी मैंने कुछ चीज़ें आगे लिखी हैं। बाकमाल कंसेप्ट दुर्खेम ने दिया है, समझ के खुश हो जाएंगे। बहुत से बच्चों की, ऑनलाइन वालों की ये परेशानी रहेगी, सर बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता नहीं, बोर्ड बड़ा कर लो। बोर्ड तो छोटा सा ही है और लिखा हुआ जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। हर लेक्चर में एक नियम है हमारा, जो भी लिखा होता है मैं साथ साथ पढ़ देता हूँ, बस मिलजुल करके गुजारा कर लेते हैं, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इतना भी परफेक्ट होके कहाँ ही जाना है, यही है जो भी है। कहानी सुनिए, दुर्खेम क्या कहते हैं। सोशल फैक्ट वाज टू बी फाउंड इन द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। एक अकेली लाइन ही, यहाँ पर अब वर्ड आ जाता है सोशल फैक्ट। मैंने सोशल फैक्ट शब्द के विषय में कल भी समझाया था। सोशल फैक्ट एक तरह से वो सभी के सभी सोशल कोड हैं, या जिन्हें हम मॉरल कोड कह सकते हैं, या यहाँ पर हम ये कहें कि सोशल फैक्ट वो सभी के सभी टाइज हैं या सॉलिडेरिटीज़ हैं प्रिया, जिनके बेसिस पर आप, मैं, हम दोनों एक ग्रुप में एग्जिस्ट कर पाते हैं। हम एक ग्रुप में किन्हीं टाइज के बेसिस पे, किन्हीं संबंधों के कारण हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो टाइज, वो सॉलिडेरिटीज़, इन्हीं को सोशल फैक्ट कह करके पुकारा गया है। और ये सोशल फैक्ट इस समाज में मॉरल कोड्स पर बेस्ड होते हैं, और ये मोरालिटी ही है, ये सोशल सोसाइटी के मॉरल कोड्स ही हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या रहेगा। तो बिहेवियर का पैटर्न डिटरमिन किया जा सकता है, यही हमने समझा था। तो यहाँ पर अब दुर्खेम क्या कह रहे हैं, कमल, लाइन बड़ी सरल है। वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट वाज टू बी फाउंड इन द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। तो हम समाज में रहते हैं, आप और मैं एक इंस्टीट्यूट के रूप में आए, और इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद मैं आपको 2-3 नियम समझाता हूँ। आप उन नियमों के प्रति स्वीकृति देते हैं। नियम क्या है कि समय पर आना, दूसरा ग्रुप में रेगुलर स्टडी रिपोर्ट डालना, तीसरा क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम चलें तो ये हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, हमारे बीच एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है। इस कलेक्टिव एग्रीमेंट की वजह से ही हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट विकसित हुआ। हम कैसे कंडक्ट करेंगे उसका कोड तैयार किया गया। आई बात समझ में? तभी ये इंस्टीट्यूट, ये ग्रुप आगे बढ़ पाएगा। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसी में छुपा है, इसी को आप कह सकते हैं द सोशल फैक्ट। आई बात समझ में? सो सच टाइज, सच सॉलिडेरिटीज आर द रियल फैक्ट ऑफ द सोसाइटी,
एंड दे आर द सोशल फैक्ट। ये सामाजिक सत्य हैं। ओके, तो इसी को दुर्कहेम कहता है कि सोशल फैक्ट वाज टू बी फाउंड इन द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय अ कलेक्टिव एग्रीमेंट। तो हम मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं, वो हमारे बीच कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत हम सब पर प्रतिबंध लगते हैं, यानी कि हम सब कंस्ट्रेंड होते हैं। तो हम सब कुछ चीज़ें करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। आई बात समझ में, हम बाउंड हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर ये लाइन है कि इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स, इस कलेक्टिव एग्रीमेंट से कुछ इम्पोज हुआ इंडिविजुअल पे, वो क्या हुआ? कोड ऑफ कंडक्ट। और इन कोड ऑफ कंडक्ट में आपको निहित नजर आएंगे सोशल फैक्ट। आपको सोशल फैक्ट ढूंढने हैं तो किस डब्बे में से ढूंढेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट नाम के डब्बे में से ढूंढेंगे। और वो कोड ऑफ कंडक्ट नाम का डब्बा जो है वो किस पर लागू है? इंडिविजुअल के ऊपर। और इंडिविजुअल ने इसे क्यों स्वीकार कर रखा है? क्योंकि एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत ही ये कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण हुआ, वरना ये कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण ना होता। ओके, तो एक तरह से हमारी सोशल टाइज या सोशल सॉलिडेरिटीज कह लें, वही है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिस। आई बात समझ में? तो वही है फिर सोशल फैक्ट। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ मॉरल फैक्ट। अगर आप सोसाइटी को साइंटिफिक मैनर में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप जो भी उस सोसाइटी के मॉरल फैक्ट्स हैं, उन मॉरल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी स्टडी करें, उनको ऑब्जर्व करें। उसका कारण है वो जो कि आगे लिखा गया है कि भाई मॉरल फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कहानी यही है कि दुर्कहेम का मानना ये था कि कोई भी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर है, वो इंडिविजुअल का बिहेवियर काफ़ी हद तक इस बात पर बेस्ड है कि उस सोसाइटी के मॉरल कोड्स क्या थे। किसी भी एक सोसाइटी में इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस सोसाइटी के मॉरल कोड्स क्या थे। आई बात समझ में? मॉरल कोड्स महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मॉरल कोड्स समझ लें तो आपको इंडिविजुअल का बिहेवियर समझ आ जाए, या इसको ऐसा कह लें कि इंडिविजुअल के बिहेवियर से आप उस सोसाइटी के मॉरल कोड्स तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये डेवलप होता है कि किसी भी एक सोसाइटी में मॉरल कोड्स का कारण क्या हुआ, क्यों थे, या मॉरल कोड्स किस तरह के, मॉरल कोड्स के डेवलप होने के रीज़न। तो उसका सीधा जवाब इस तरह से देते हैं दुर्कहेम कि कोई भी इंडिविजुअल जो हैं वो ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, और ग्रुप्स में एग्जिस्ट करने के लिए कारण ये है कि उन्हें किसी एम को प्राप्त करना है। उस एम को अचीव करने के लिए वो सभी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो अब ग्रुप में रह रहे हैं तो ग्रुप में रहने की एक मर्यादा है। मर्यादा है कि किसी कारणवश वो एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस कारण के तहत वो एक दूसरे से जुड़े हैं वो है उस एम को अचीव करना। और उस एम को अचीव करने के लिए ये ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया। तो ग्रुप के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यानी ग्रुप का एक सिस्टम ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं यही एक तरह से मॉरल कोड्स हैं। आई बात समझ में? तो इसी को कहा गया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट ये सोशल टाइज हैं, यानी कि ग्रुप के इंडिविजुअल्स के बीच में जो संबंध है, भाईचारा या बिरादरवाद जिसे हम कहते हैं, यही सोशल टाइज हैं। अगर ये सोशल टाइज या सोशल सॉलिडेरिटीज़ एंड हो जाती हैं तो ग्रुप की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये सोशल टाइज या सॉलिडेरिटीज़ रहेंगी तब तक ग्रुप भी एग्जिस्टेंट रहेगा, अदरवाइज़ ग्रुप की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। और ग्रुप एग्जिस्टेंस में रहेगा तो ही वह एम अचीव होगा, अदरवाइज़ वो एम अचीव नहीं होगा। और फिर अगर आप उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये तय है कि आपका बिहेवियर उस ग्रुप में प्रैक्टिस हो रहे उन सोशल सॉलिडेरिटीज़ या सोशल टाइज, यानी कि उन नियम, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मॉरल कोड्स, यानी कि सोशल फैक्ट के बेसिस पर ही आपका बिहेवियर भी होगा। तो हर ग्रुप से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल का बिहेवियर लगभग सेम होता है, उसमें वेरिएशन अलाउ नहीं होती, अगर होती है तो बहुत हल्की रेंज की। तो बिहेवियरल पैटर्न को समझ करके ग्रुप को समझा जा सकता है, यानी कि ग्रुप को समझने का कारण वहाँ पर उस ग्रुप का जो बेसिस है वो है सोशल टाइज। तो सोशल टाइज और सोशल सॉलिडेरिटीज़ को समझा जा सकता है। सोशल टाइज और सोशल सॉलिडेरिटी को समझने का रीज़न, उसको समझ करके हम उस सोसाइटी के मॉरल कोड्स समझ सकते हैं। मॉरल कोड्स समझने का कारण, मॉरल कोड्स को समझ करके हम उस सोसाइटी की नीड्स को, रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। और किसी भी सोसाइटी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स उसकी सोशल पॉलिसीज़, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल कंडीशंस पर बेस्ड होती हैं। तो आप मॉरल कोड्स के वाया उस सोसाइटी की सोशल कंडीशंस तक जा सकते हैं, और सोशल कंडीशंस तक पहुंच करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सोशल इंस्टीट्यूशंस उस सोसाइटी ने बनाई। तो आप सीधे सीधे किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ट्रेस करके
उस सोसाइटी की सोशल कंडीशंस तक पहुंच जाते हैं। ये कितना बड़ा रास्ता एक नेचुरल साइंस की तरह सोसाइटी की फील्ड में सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के वाया दुर्खेम ने सोसाइटी को प्रोवाइड किया। आई बात समझ में? दैट इज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। कल समझाया था, समझ आया था, आज जो रिकॉल करा रहा हूँ समझ आ रहा है? तो अब वो ये कह रहे हैं कि द सोशल फैक्ट वाज टू बी फाउंड इन द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। ओके, तो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है जिसके बाउंडेशन में चल रहा है एक इंडिविजुअल, और वो इसलिए क्योंकि उस कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किए गए हैं, और नेचुरली उन कोड ऑफ कंडक्ट का कैरेक्टर इसी बात पे बेस्ड होगा कि वो कोड ऑफ कंडक्ट किस मॉरलिटी से चल रहे हैं, समाज में क्या मॉरल कंडक्ट है, क्या मॉरल कोड्स हैं। तो इस तरह से उस सोसाइटी का सोशल फैक्ट उस कोड ऑफ कंडक्ट में ही नज़र आ जाता है। ओके, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ मॉरल फैक्ट। अगर आप सोसाइटी को साइंटिफिक मैनर में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका यही है जो मैंने अभी सारी चेन बना करके दिखाई कि आप उस सोसाइटी के मॉरल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लें। मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमेना लाइक अदर्स। जैसे बाकी चीज़ें फिनोमेना के रूप में चलती हैं, इसी तरह से मॉरल फैक्ट्स भी फिनोमेना की तरह होते हैं लाइक अदर्स। जैसे कि रूल, दे कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन रिकॉग्नाइजेबल बाय डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये जो मॉरल फैक्ट्स होते हैं इनमें रूल्स ऑफ एक्शन होते हैं। यानी कि आप जब एक समाज में रहते हैं तो आप एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत एक ग्रुप डेवलप कर चुके हैं। उस ग्रुप के कुछ कलेक्टिव रूल हैं, उस रूल के तहत आप इंडिविजुअल का बिहेवियर इस कोड ऑफ कंडक्ट से ही चलेगा, उस रूल से ही चलेगा। ऐसे में अगर हम देखें तो आप जो भी कामकाज कर रहे हैं, आप कुछ एक्शंस कर रहे हैं, तो आपके वो सभी सोशल एक्शंस किन्हीं ना किन्हीं रूल्स से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। यानी कि आपके वो सभी के सभी सोशल एक्शंस किन्हीं ना किन्हीं रूल्स से बाउंड हैं। तो आपके पास इसलिए सोशल एक्शंस करने की चॉइसेस बहुत ही नैरो होती हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सोशल एक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की वेरिएशन भी है तो वो भी बहुत ही कम रेंज के बीच में होती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि मॉरल फैक्ट एक तरह के फिनोमेना है। जैसे कि आप कोई भी फिनोमेना पढ़ें तो हर फिनोमेना के रूल्स होते हैं। आप यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन रूल ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। टेम्परेचर इफ़ यू इंक्रीज तो प्रेशर विल इंक्रीज, बट द रूल इज़ वॉल्यूम कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये रूल है ना, इस रूल के बिना तो ये सारा फिनोमेना ही झूठा हो जाएगा। तो एक फिनोमेना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फिनोमेना? फिनोमेना जिसके तहत जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन किन्हीं पर्टिकुलर रूल्स के बेसिस पे हो रहा है। एक्शंस के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उस फिनोमेना को रीजनरेट करना चाहते हो या री एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको सेम वही रूल्स ऑफ एक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स की लैब में किसी फिनोमेना को प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या प्रूफ करना चाहते हो, तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ रूल्स आते हैं ना, जिसके तहत आपको एक्शन करना पड़ता है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में अक्सर देखा होगा, प्रेसिपिटेशन का एक प्रोसेस रहता है जिसके तहत आप क्रिस्टल्स अचीव करते हैं, प्रेसिपिटेट्स अचीव करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब भी आप किसी फिनोमेना के थ्रू जाते हैं तो उस फिनोमेना के रूल्स होते हैं एक्शन के। ओके, ठीक उन्हीं फिनोमेनास की तरह मॉरल फैक्ट भी एक फिनोमेना है, ऐसा दुर्खेम कह रहे हैं। और दुर्खेम कहते हैं वो इसलिए मॉरल फैक्ट फिनोमेना है क्योंकि इनके भी एक सर्टेन रूल्स ऑफ एक्शन हैं। आप उन रूल्स ऑफ एक्शन से बाहर नहीं जा सकते, और वो रूल्स ऑफ एक्शन ही कोड ऑफ कंडक्ट हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट ही एक इंडिविजुअल को बाउंड कर रहे हैं एक सर्टेन बिहेवियर के लिए। इसीलिए एक इंडिविजुअल का सर्टेन बिहेवियर है, और ये सर्टेन बिहेवियर का रीज़न कि इंडिविजुअल उस कलेक्टिव एग्रीमेंट का पार्ट है, जो कलेक्टिव एग्रीमेंट एक ग्रुप ने कलेक्टिविटी के तौर पर लिया है। आई बात समझ में? ये है महत्वपूर्ण चीज़। इसीलिए यहाँ पर वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि वो जो सोशल फैक्ट है, यानी कि वो जो मॉरल फैक्ट है, वो एक तरह का फिनोमेना है क्योंकि उसमें निहित हैं रूल्स ऑफ एक्शन। ओके, सो मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमेना लाइक अदर्स, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन रिकॉग्नाइजेबल बाय डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रूल्स ऑफ एक्शन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यानी कि
एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के तहत जो कलेक्टिव ग्रुप चल रहा है उसमें इंडिविजुअल उन कोड्स ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर जो बिहेवियर करते हैं उन बिहेवियर को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर नोटिस कर लेना और इस ग्रुप से बिलोंग करने वालों का सबका बिहेवियर यही रहेगा, तो आप फिर कह देते हैं कि इनके बिहेवियर के बेसिस पे आप इनका एक कैरेक्टर असर्टेन कर लेते हैं, कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप ये कहते हैं कि इनका कैरेक्टर ही ये है क्योंकि ये इसी मैनर में बिहेव करने वाले हैं क्योंकि ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट ये होते हैं। और वो कोड ऑफ कंडक्ट का अर्थ यहाँ पर ये है कि इनका सोशल फैक्ट ही ये है यार, इट इज़ द सोशल फैक्ट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, यानी कि इट इज़ द मॉरल फैक्ट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, यानी कि इट इज़ अ फिनोमिना विद दिस ग्रुप कि ये इसी मैनर में बिहेव करेंगे, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो रूल्स ऑफ एक्शन हैं ये किन्हीं तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ओके, इट इज़ ए रिकॉग्नाइजेबल, यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस ना करना या इंटर रिलीजन मैरिज की ओर ना जाना, ये एक तरह से उस पर्टिकुलर कलेक्टिव ग्रुप का हिस्सा होने के नाते आपने जो कलेक्टिव अग्रीमेंट किया है उस कलेक्टिव अग्रीमेंट के तहत जो उस ग्रुप के अब सोशल फैक्ट या मॉरल फैक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसके मुताबिक आपके एक्शन के रूल्स तय हैं। उस रूल्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए आप रूल से बाहर जाकर के कोई एक्शन नहीं करेंगे, तो रूल में रहते हुए अगर एक्शन करेंगे तो फिर इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं है, तो फिर आप यही कहेंगे कि इनका कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि ये कभी इंटरकास्ट मैरिज करने वाले नहीं हैं, ये मैं गारंटी करता हूँ, इनका बिहेवियर इससे डिविएट ही नहीं कर सकता। तो आपने उनके इस बिहेवियर से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज किया है, आई बात समझ में, और वो बेस्ड हैं क्योंकि वो किसी ग्रुप का पार्ट हैं। क्लियर हुई कहानी? तो ये लाइन यहाँ पर लिखी है, मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमिना लाइक अदर्स, दे कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ एक्शन रिकॉग्नाइजेबल बाय डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व देम, डिस्क्राइब देम, क्लासीफाई देम एंड लुक फॉर द लॉज एक्सप्लेनिंग देम। ये पॉसिबल है जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होता है, इसमें भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब आप केमिस्ट्री की भी बात करें तो उसमें पॉसिबल होता है कि आप उन रूल्स ऑफ एक्शन के तहत जब आप इन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपको केमिस्ट्री लैब में आपके जब लेक्चरर आकर के चेक करते हैं, लास्ट में वो यही चेक करते हैं, आपसे यही पूछते हैं कि फाइंडिंग्स लिखी आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, तो यही पूछते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी, ऑब्जर्व देम, यही लिखते हैं डिस्क्राइब करो कौन सा सॉल्ट है, क्या कैरेक्टर्स के पंजेंट स्मेल है, क्या है क्या नहीं है, यही कहते हैं कि इसको फिर क्लासीफाई करो कि ये किसके अंदर आते हैं, ब्रोमाइड में है, ग्रुप में है या किधर आते हैं, एल्डिहाइड हैं या किस में है, और फिर आपको ये कहते हैं कि अब वो लॉज बताओ जो एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे क्यों हैं। तो एक तरह से ये रूल्स ऑफ एक्शन के तहत आप डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ये रूल्स ऑफ एक्शन बताते हैं कि मॉरल फैक्ट्स भी एक तरह से फिनोमेना होते हैं। और ऐसे में ये जो आपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉग्नाइज की, ये इसी आधार पर की कि आप इन रूल्स ऑफ एक्शंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं एंड उन लॉज की प्रति जा पाते हैं जिनके बेसिस पर आप इन्हें समझते हैं कि ये क्यों हैं ऐसे, अगर ये हैं तो हैं। जैसे कि आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्ट होंगे, बहुत ही डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि उनके रूल्स ऑफ एक्शन बहुत अलग हैं, क्योंकि उनकी मॉरल फाउंडिंग्स यानी कि मॉरल फैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जो आदिवासियों की, ट्राइबल्स की जो कलेक्टिव अग्रीमेंट हुआ है वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कलेक्टिव ग्रुप से कलेक्टिव अग्रीमेंट से बहुत डिफर करता है। इसलिए दोनों डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है वो बहुत अलग होगा। इसी के बेसिस पर इंडिविजुअल का एक बिहेवियर है। तो आप 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पर्सन का जो ये बिहेवियर है इससे यही पता लग रहा है कि ये ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करता है, और ये पर्सन का जो बिहेवियर इससे ये पता लगता है कि ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से बिलोंग करता है। आपने ये दोनों बिहेवियर के बेसिस पर ये इसलिए आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो डिस्टिंक्टिव थी, बहुत ही डिस्टिंक्ट थी। तो ट्राइबल सोसाइटी की बहुत ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से मैच नहीं कर रही, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्राइबल सोसाइटी से मैच नहीं कर रही। और इसका कारण यही है क्योंकि ये 2 इंडिविजुअल जो 2 डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और वो दोनों ग्रुप्स की फाउंडिंग जो है, दोनों ग्रुप्स में जो टाइज हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी कि जो सॉलिडेरिटी है जिसे हम सोशल सॉलिडेरिटी या सोशल टाइज कहते हैं, वो एक तरह से सोशल फैक्ट है। ये सोशल फैक्ट
या ये जो मॉरल फैक्ट हैं या ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस बात पे निर्भर हुआ कि उनकी सोशल कंडीशंस क्या हैं। और उनकी सोशल कंडीशन के आधार पर अगर हम देखें तो एक लगभग एगैलिटेरियन सिस्टम ऑफ सोसाइटी फॉलो इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ ट्राइबल सोसाइटी, और एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर है, तो एम्प्लॉयर और वर्कर का सिस्टम है, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्योंकि दोनों ही का फॉरेस्ट के प्रति नज़रिया, नेचर के प्रति नज़रिया अलग है, भिन्न है, तो दोनों की सोशल कंडीशन डिफर करती हैं। इसी के बेसिस पर दोनों के कोड ऑफ कंडक्ट डिफर है, तो इसी के बेसिस पर दोनों ही के बिहेवियर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं उनको लेकर के आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी क्लासिफिकेशन बहुत ही अलग आएगी। तो इस बेसिस पर यह कहा जा रहा है कि मॉरल फैक्ट एक तरह से फिनोमेनाज हैं। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। अब आती है बात मॉरल कोड्स, मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल कंडीशन। क्या कहने का मतलब, यहाँ पर भी सरल चीज़ है। देखो सिंपल सा एस्पेक्ट, तब से मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी समाज की बात करें तो समाज में कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, सोशल कंडीशंस हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं इंडियन सोसाइटी की बात करता हूँ ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड और ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड इन द फेज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल। उस समय में अगर हम बात करते हैं तो सोशल कंडीशंस में सोशल इविल्स बहुत थे, और उन सोशल इविल्स के अकॉर्डिंग देखें तो विडो को रीमैरिज की परमिशन नहीं थी। विडो रीमैरिज नहीं करती थी और उसे सेलिबेसी फॉलो करना पड़ता था। इतनी बात क्लियर? तो एक्चुअली में अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो वो जो कलेक्टिव ग्रुप है सोसाइटी का, जिसका पार्ट यानी कि वो कलेक्टिव ग्रुप यहाँ पर बेस्ड है कास्ट पे, तो ख़ास तौर पर ये समस्या किन घरानों को देखनी पड़ती थी? अपर कास्ट विडोज़ को। मैं यहाँ पर उदाहरण बंगाल के क्षेत्र में ब्राह्मण विधवाओं का लेता हूँ। तो अपर कास्ट यानी कि आप कास्ट के बेसिस पर एक ग्रुप में हैं, तो यू आर कलेक्टिविटी। ऐसे में आपका एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है समाज का, जिसको सबने सब्सक्राइब कर रखा है, और उस एग्रीमेंट के तहत इंडिविजुअल का बिहेवियर उन कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होगा जो उस कलेक्टिव एग्रीमेंट से जन्मा है कोड ऑफ कंडक्ट। और वो कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से समाज के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने का ही आधार है। तो जो टाइज इस्टेब्लिश हैं, जो सोशल सॉलिडेरिटी, जो भाईचारा है, जो बिरादरवाद है, उनमें वो इन्हीं प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, इन्हीं वचनों पर आधारित है, इन्हीं संकल्पों पर आधारित है। तो ये जो सोशल सॉलिडेरिटी की आप बात कर रहे हैं, ये जो टाइज की बात कर रहे हैं, एक तरह के वचन हैं, संकल्प हैं, एक तरह की प्रतिबद्धता है। आप बाउंड हैं सारे इससे, तभी आप एक समाज में हैं। सारे अगर इनसे डिविएट कर जाएंगे तो फिर वो समाज नहीं रहेगा। ये एक तरह से इस बात पर निर्भर हैं, ये सारे के सारे सोशल टाइज, सोशल सॉलिडेरिटीज़, या जिन्हें मैं सोशल फैक्ट कह रहा हूँ या जिन्हें मैं कोड ऑफ कंडक्ट कह रहा हूँ, ये इस पर विकसित हैं कि इस समाज में नैतिकता कैसी है, नैतिकता का स्तर क्या है। समाज खुद को नैतिक समाज मानता है, तो इस तरह से उस समाज के कुछ नैतिक नियम हैं जिन्हें हम मॉरल कोड कहते हैं। वो मॉरल कोड पर ही बेस्ड होते हैं उस सोसाइटी के सोशल कोड, यानी कि सोशल फैक्ट, यानी कि मॉरल कोड पर बेस्ड ये मॉरल फैक्ट। आई बात समझ में? और इसी नैतिक नियमों के आधार पर समाज आपस में बंधा हुआ है और एक एम को अचीव करने हेतु आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में उस समाज से बिलोंग कर रही आपने एक ग्रुप ऑफ विडोज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो आपने ये नोटिस किया, जैसे ही आपने उस विडो को ऑब्ज़र्व किया तो आपने ये वहाँ पर उस विडो को नोटिस करके ये समझ लिया कि ये सोसाइटी में एक पर्टिकुलर मॉरल कोड फॉलो हो रहा है। और वो मॉरल कोड ये कहता है कि जो विडो है इस सोसाइटी में, उसे श्रृंगार नहीं करना है, उसे सेलिबेसी का पाथ फॉलो करना है। यही धर्म है इसका, यानी कि यही नैतिकता है। यदि यह श्रृंगार करती हैं, यदि ये तमस पदार्थों का सेवन यानी कि ऐसा भोजन करती हैं, यदि ये समाज के सन्मुख आती हैं, यदि ये रंगदार वस्त्र पहनती हैं श्वेत वस्त्रों का त्याग करके, यदि ये बाल नहीं मुड़वाती यानी कि बाल्ड नहीं होती हैं, तो इस तरह से फिर इस स्त्री का चरित्र नैतिक नहीं, यह स्त्री सामाजिक नहीं, तो यह अनैतिक है। तो इस तरह से इस स्त्री को देख करके, इस विडो वुमेन को देख करके आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉग्नाइज होंगे। वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सभी में नोटिस होने लग जाएंगे विडो को, जो उस पर्टिकुलर कलेक्टिव ग्रुप को बिलोंग करती हैं। ऐसे में
आप जब उस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो आप उनके रूल्स ऑफ एक्शन को स्टडी कर रहे हैं एक तरह से। उनके कुछ रूल्स हैं बिहेवियर के, यानी कि कुछ रूल्स हैं उनके एक्शन के, जैसे कि तमस पदार्थ नहीं सेवन करने, यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने, यानी कि शुभ मुहूर्तों पर नहीं जाना, या दिन त्यौहार विवाहों में सम्मिलित नहीं होना, समाज के सन्मुख नहीं आना, पिछले द्वार से निकलना या पिछले कमरे उनको प्राप्त हो जाना, इस तरह की सभी चीज़ें उनके रूल्स ऑफ एक्शन हैं। इसी के बेसिस पर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हैं जो कि वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द अदर वुमेन जो कि मैरिड है और अभी सुहागन है। इसके बेसिस पर ही आप ये समझ लेंगे ये मॉरल कोड जो वो फॉलो कर रही हैं वुमेन, उस मॉरल कोड को ऑब्जर्व करके आप उस समाज की सोशल कंडीशन तक पहुंच सकते हैं कि इस सोसाइटी में वुमेन की सोशल कंडीशन क्या है। तो इस तरह के मॉरल कोड को स्टडी करके आप जब सोशल कंडीशन तक पहुंचते हैं तब आप साइंटिफिक बेसिस पर ये पता लगा पाते हैं कि किन रीजनिंग के बेसिस पर वुमेन की ये कंडीशन है सोसाइटी में। तो वुमेन की सोशल कंडीशन विडो कैरेक्टर में और वुमेन की सोशल कंडीशन मैरिड कैरेक्टर में जो कि अभी विडो नहीं है, दोनों की डिफरेंट है मॉरल सोशल कंडीशन। एक ही सोसाइटी में दोनों की सोशल कंडीशन डिफरेंट है। आई बात समझ में? इसका मतलब कि जो मॉरल कोड दोनों वुमेन अपने अपने लेवल पर फॉलो कर रही हैं, उन मॉरल कोड को पकड़ करके आप उस सोसाइटी में उन दोनों की सोशल कंडीशन तक पहुंच सकते हो। तो मॉरल कोड्स सोशल कंडीशन तक पहुंचने का एक रास्ता है। और इसी आधार पर देखें तो सोशल कंडीशन किसी एक सोसाइटी में जो अप्रोप्रिएट हैं वही सोशल कंडीशन किसी दूसरी सोसाइटी के लिए इनएप्रोप्रिएट होगा। अब वहीं अगर हम आ जाएं तो ये मैं आपको बता दूं कि बंगाल के ही क्षेत्र में या भारत में आप स्टडी करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ज़रूरी नहीं था कि अगर आप लोअर लेवल के वर्णास की बात करें तो वहाँ पर भी वुमेन के लिए इसी तरह की सेलिबेसी थी। वहाँ पर विधवा पुनर्विवाह कर भी लेती थी, वहाँ पर स्वयं वर भी चुना जाता था। इस तरह की प्रैक्टिसेस को अगर हम नोटिस करें तो एक ही देश में, एक ही भारतीय समाज में डिफरेंट कलेक्टिव ग्रुप में जैसे ही हम एंटर हुए तो पहले कलेक्टिव ग्रुप की जो सोशल कंडीशंस हैं दूसरे ग्रुप के लिए इनएप्रोप्रिएट हो गई और वुमेन की सोशल कंडीशन वहाँ वेरी कर गई। इसी हिसाब से वुमेन वहाँ पर मॉरल कोड भी डिफरेंट फॉलो कर रही होगी। वहाँ पर विवाह नैतिक है, अनैतिक नहीं है। विडो पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। और एक देश से दूसरे देश के समाज में जब चले जाएंगे तो सोशल कंडीशन इस देश की दूसरे देश में हो सकता है इनएप्रोप्रिएट हो जाए, तो फिर उस देश की सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ के मॉरल कोड होंगे। तो वहाँ पर ये गलत माना जाए हो सकता है कि विधवा का पुनर्विवाह क्यों नहीं कराया, इसे गलत माना जाता है। आपको इसका पुनर्विवाह कराना चाहिए, जो नहीं करा रहे हैं उनको गलत कहा जा रहा है। तो देखिए मॉरल कोड बिल्कुल वेरी कर गए, नैतिक आधार बदल गए, नैतिक नियम बदल गए। इसी तरह से आपने समझा कि वो सोशल कंडीशंस भी अलग हैं। तो आप ये कहते हैं कि उस समाज में जो विधवा है उसकी सामाजिक परिस्थितियाँ और इस समाज में विधवा की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उस सोसाइटी में सोशल कंडीशन अलग है, इस सोसाइटी में सोशल कंडीशन अलग है। उसका कारण वहाँ अलग मॉरल कोड फॉलो हो रहे हैं, यहाँ अलग मॉरल कोड फॉलो हो रहे हैं। यानी कि वहाँ पर अलग कोड ऑफ कंडक्ट है वुमेन के विडो के लिए, यहाँ अलग कोड ऑफ कंडक्ट है। यानी कि वहाँ पर विडो का जो टाई है अपनी सोसाइटी के साथ वो किन्हीं और नियमों पर आधारित है। तो सोशल फैक्ट अलग है वहाँ के, मॉरल फैक्ट अलग हैं वहाँ के। और यहाँ पे टाइज या सोशल सॉलिडेरिटी या मॉरल फैक्ट अलग हैं। यहाँ पर अगर ये इन नियमों से भटकती हैं तो समाज उसको बहिष्कृत करेगा, और वहाँ पर यदि वुमेन उन नियमों से भटकती है तो बहिष्कृत करेगा। तो एक समाज से दूसरे समाज में भी मॉरल कोड वेरी कर जाते हैं, क्योंकि सोशल कंडीशन एक समाज में जो अप्रोप्रिएट हैं वो दूसरे में अप्रोप्रिएट हों ऐसा ज़रूरी नहीं, इनअप्रोप्रिएट हो जाती हैं। इसलिए डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट मॉरल कोड्स को स्टडी करके आप उन डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिफरेंट सोशल कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा समझाया गया। यहाँ मैंने विडो का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके विषय में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, और 1850s के दौर में इसके समर्थन हेतु कानून भी आया। 1854-55 में विडो के रीमैरिज के लिए लॉ बना और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें बहुत प्रयास किए थे। तो उस समय में वुमेन की उस सोशल कंडीशन तक पहुंचा गया इन मॉरल कोड्स को स्टडी करके, और इतने प्रतिबंध थे वुमेन पर, नैतिकता के नाम पर, धर्म चरित्र के नाम पर इतने प्रतिबंध थे कि उनका जीवन बदतर था।
और उस बदतर जीवन से ही उन्हें उभारने के लिए, इन मॉरल कोड्स की बेड़ियों से उन्हें मुक्त कराने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि यदि वो अपने विषय में, अपने भविष्य के विषय में, अपने इच्छाओं के विषय में, अपने विकास के विषय में सोचती हैं, ये किसी रूप में अनैतिक नहीं है, यह किसी रूप में अनैतिक नहीं है। अगर यह समाज की यह सोशल ये सामाजिक परिस्थितियाँ, ये सोशल कंडीशंस ये कहती हैं कि यही मॉरल कोड फॉलो करने हैं, तो फिर हम इस सोशल कंडीशन को बदल देंगे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून तो पास करवा लिया, तो फिर आप सोचिए कि फिर भी विडो के उस लेवल पर रीमैरिजेस नहीं हुई थी। अभी आपको समझाया मैंने, कारण वही था, सोशल कंडीशंस बदली नहीं थी, इसलिए मॉरल कोड अभी भी नहीं बदले थे, लेकिन पॉलिटिकली लॉ आ चुका था। लेकिन विधवाओं ने फिर भी उस स्तर पर रीमैरिजेस नहीं हुई, क्योंकि मॉरल कोड फॉलो ही सोशल कंडीशन पे बेस्ड हो रहा है। मॉरल कोड से सोशल कंडीशन तक जाया जा सकता है, बिना सोशल कंडीशन को बदले सीधे लॉ के वाया आप ये कानून के वाया प्रावधान लेकर के आ गए।